अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास की एक कक्षा हम लोगों की हो चुकी है और दूसरी कक्षा में पहली कक्षा में हम लोगों ने देखा कि इतिहास क्या होता है, आद्य इतिहास क्या होता है, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया। दूसरा हम लोगों ने देखा कि इतिहास लेखन में कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं का देखते हैं। साम्राज्यवादी ने प्राचीन भारतीय इतिहास को कुछ रूप में देखा। जो नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था उन्होंने प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में क्या लिखा। उसके बाद जो मार्क्सवादी इतिहासकार आए उनके क्या विचार थे भारतीय इतिहास को लेकर। नारीवादी विचार हमने देखा, पर्यावरणवादी विचार देखा। इन विचारों के क्या पॉजिटिव थे, क्या नेगेटिव थे, ये इतिहास को किस तरह से देखते हैं, उन सबका सम्यक अवलोकन हम लोगों ने अपने किया। उसके बाद हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल के बारे में समझा कि कैसे भारतीय इतिहास का डेवलपमेंट होता है। फिर हमने कैलकुलेटिव एज या ताम्रपाषाण काल के बारे में जाना कि जब मनुष्य ने तावा का यूज करने लगा इंडिया में तो उसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। और ताम्रपाषाण कालीन बस्तियां पूरे उत्तर भारत में और दक्कन के क्षेत्र में किस तरह से विकसित। तांबे के अनुप्रयोग के साथ ही जब हमने देखा कि नॉर्थ वेस्ट के क्षेत्र में जैसे कि नॉर्थ वेस्ट के पाकिस्तान है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है और बलूचिस्तान का जो क्षेत्र है, गुजरात का क्षेत्र है, वहां पर कुछ सभ्यताएं बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से डेवलप हुई और उन सब ने मिलकर किस तरह से हड़प्पा सभ्यता को जन्म दिया। फिर हमने अपने अध्ययन को अधिक विस्तार देते हुए हड़प्पा सभ्यता के बारे में जाना कि हड़प्पा सभ्यता के आयाम देखे कि हम हड़प्पा सभ्यता में किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। उन टॉपिक्स के अध्ययन के क्रम में सबसे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के नोमेनक्लेचर के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किस तरह से हुआ। इसे हड़प्पा सभ्यता कहना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता कहना चाहिए, या इसे ताम्रपाषाण सभ्यता कहना चाहिए, या कांस्य युगीन सभ्यता कहना चाहिए। ये सारी चीजों को हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। उसके बाद हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव किस तरह से हुआ, कि ओरिजिन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के क्रम में एक तो मत आता है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो विदेशी उत्पत्ति का जो सिद्धांत आता है वो कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति मेसोपोटामिया सुमेरिया की सभ्यता में। मार्टिमर व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड और डीडी गोस्वामी लोग इस तरह के मत प्रस्तुत करते हैं। फिर हमने देखा कि इतिहासकार जब कोई भी दावा प्रस्तुत करता है तो उस दावे के पीछे कुछ अपने तर्क भी देता है और उन तर्क में तथ्य भी होना चाहिए। अगर उन तर्क में तथ्य नहीं होगा तो वो इतिहास ना होके लिटरेचर हो जाएगा, वो इतिहास ना होके माइथोलॉजी हो जाएगी। इतिहास का ये कोर वैल्यू है कि इतिहास हमेशा तथ्यों को लेकर आगे बढ़ता है, तथ्यों का विश्लेषण करता है। ठीक है, इतिहास हमेशा एफएलसी पे आगे बढ़ता है, फैक्ट लॉजिक कंक्लूजन। सबसे पहले हमें कोई फैक्ट मिला, जैसे हमें मोहनजोदाड़ो से डांसिंग गर्ल की एक मूर्ति मिली, तो ये हमारे पास एक फैक्ट है। इसके बाद हम एक लॉजिक लगाएंगे कि लॉजिक लगाएंगे, इसके लॉजिक में सामाजिक आयाम देखेंगे, राजनीतिक आयाम देखेंगे, आर्थिक आयाम देखेंगे, सांस्कृतिक आयाम देखेंगे। ठीक है, कोई इस मूर्ति में देखेगा कि ये त्रिभंग आकार की मूर्ति है। यूपीएससी ने यही क्वेश्चन पूछा है कि ये त्रिभंग का संबंध किससे है। तो कोई इस जो सांस्कृतिक इतिहासकार होंगे वो ये देखेंगे त्रिभंग आकार की मूर्ति है और आगे चलकर ये भारतीय मूर्ति कला में स्थापित हो। जैसे हम देखते हैं कि मुरली वाले कृष्ण, यूपीएससी ने यही से प्रश्न पूछ लिया मेंस में कि मुरली वाले कृष्ण के बारे में। तो मुरली वाले कृष्ण को देखोगे आप तो वो आपको त्रिकोण की आकृति में मिलेंगे, एक तरफ कमर, एक तरफ पैर और एक तरफ उनका कंधा। ठीक है, अगर आप नटराज की मूर्ति देखोगे जो भारतीय मूर्ति कला का एक मूर्ति मील का पत्थर है, तो वो भी आप देखोगे त्रिभंगाकार। तो इतिहासकार किस तरह से देखते हैं चीजों को, एफएलसी के आधार पर, फैक्ट, लॉजिक और कंक्लूजन। ठीक है, तो अब जो फैक्ट एक आर्टिफैक्ट या फैक्ट मिला नर्तकी के रूप में, उसे सांस्कृतिक इतिहासकार ने इस रूप में देखा।
कोई अगर एंथ्रोपोलॉजिस्ट होगा तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये देखेगा कि ये मेडिटेरियन टाइप की मूर्ति है, तो मतलब अ, विभिन्न तरह की संस्कृतियां साथ में पल बढ़ रही थी, सांस्कृतिक से अस्तित्व हो रहा था। क्योंकि हम देखते हैं नर्तकी की मूर्ति जो है वो भूमध्य सागरीय प्रजाति की है। मोहनजोदड़ो से जो हमें पुरोहित की मूर्ति मिली है वो मंगोलाइड है। जो हमें मृण मूर्तियां मिली हैं, मतलब मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, वो देसीय हैं। तो इसका मतलब विभिन्न संस्कृतियां मिलजुल के रह रही, ठीक है। जो आर्थिक इतिहासकार होगा वो इससे कहेगा कि कितनी वैभव विशाल वैभव विलासिता और समृद्धि हमें इस मूर्ति से दिखती है। तांबे की मूर्ति है, कैसे वो हाथ में चूड़ी पहने हुई है एक महिला, ठीक है। तो इतिहास इस तरह से आगे बढ़ता है, हमें कोई भी एक फैक्ट मिलता है और फैक्ट के आधार पर हम लॉजिक लगाते हैं और लॉजिक के आधार पर हम अपना कंक्लूजन लगाते हैं, ठीक है। तो इस आधार पर जो हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के उद्भव की बात चल रही थी, तो एक विदेशी मत आया और विदेशी मत ने कहा कि इसकी उत्पत्ति जो है वो मेसोपोटामिया सभ्यता से हुई है। उन्होंने उसके पक्ष में तर्क दे दिए। तो जब वो इसके पक्ष में तर्क देते हैं तो वो कहते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग भी कच्ची ईंट बनाते थे, उनके यहाँ भी अन्नागार थे, अन्नागार में वहां पर बोझ लगे हुए थे, ठीक है। डीडी कोसाम्बी तो ये तक कहते हैं कि मेसोपोटामिया मिस्र और सिंधु घाटी सभ्यता के जनक थी। मॉर्टिमर व्हीलर कह देते हैं कि जिस तरह से विचारों के भी पंख होते हैं, विचार एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि साम्राज्यवादी इतिहासकार इस तरह की उत्पत्ति के सिद्धांत रख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति इस तरह से हुई। और इस विचार के मूल में क्या चल रहा था वो भी मैंने आपको बताया कि ईजे हॉब्सबॉम नामक इतिहासकार ने एक विचार दिया था विश्व इतिहास में कि औद्योगिक क्रांति का उद्भव इंग्लैंड में हुआ 1750 के दशक में और ये पूरी दुनिया में फैल गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रूस में, जापान में, एशिया में, अफ्रीका में। इसे कहते हैं कल्चरल डिफ्यूजन कि विचार का एक जगह उद्भव हुआ और वो कई जगह फैल गया। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि कांस्य युगीन सभ्यता जो थी उसका उद्भव हुआ मेसोपोटामिया में और पूरी दुनिया में फैल गई। और इसके पीछे आप साम्राज्यवादी उद्देश्य को भी जानते हैं। पिछली क्लास में जो हमने चर्चा की थी कि साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं कि भारत में कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ भी इनकी उत्कृष्ट उपलब्धि नहीं है, और अगर इनके यहाँ कुछ हुआ भी तो विदेशी प्रेरणा से हुआ। तो उसी तरह हम क्या करेंगे कि भारत को सभ्य बनाएंगे, क्योंकि यहाँ जो भी काम होते हैं विदेशी प्रेरणा से होते हैं। तो ये पूरी थ्योरी किस कॉन्टेक्स्ट में गढ़ी गई? ये पहले एक थ्योरी गढ़ी गई, उस थ्योरी के पीछे कुछ पक्ष बताए गए कि हम जो बात कह रहे हैं उसके पीछे ये पक्ष है, लेकिन वास्तविक उसका क्या निहितार्थ था, वास्तविक क्या उद्देश्य था, आप तभी जान पाएंगे जब आप साम्राज्यवादी इतिहास की थ्योरी को समझेंगे। तभी आपके विचारों में गहराई आएगी, तभी आपको बेहतर समझ प्राप्त होगी, ठीक है। आप लोग समझ पा रहे हैं? जी सर। जी सर। जी सर। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, और दिक्कत हो रही हो तो थोड़ा सा मैं पहली क्लास से कह रहा हूँ कि अपना लेवल बढ़ाइएगा, यूपीएससी अपना लेवल लेके जाएगा, ठीक है। चीजों को कैसे सिंक्रोनाइज करके समझते हैं, देखते हैं, इन सब चीजों को ग्रेस्प करिए, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी में कोई भी क्वेश्चन आपको सीधा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि आपने पढ़ लिया हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति कला के बारे में और वो कहेगा हड़प्पा कला की मूर्ति कला पर एक निबंध लिखिए। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से देखे होंगे तो उसने कहा हड़प्पा सभ्यता के जो नगरीय नियोजन है उसने वर्तमान नगरीय नियोजन को किस तरह से इनपुट दिया। समझे कितना हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कितना आप सोच पाते हैं, और जितनी आपकी पढ़ी हुई चीजें हैं वो आपके क्लासरूम के बाहर ही छूट जाती है, अंदर आपका ओरिजिनल दिमाग ही काम करता है। तो इस वजह से अपनी लाइन ऑफ थॉट का डेवलपमेंट करें और थोड़ा डेप्थ में सोचने की कोशिश करें, तभी आप आंसर कर पाएंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे यूपीएससी में एक बार प्री में ही क्वेश्चन आ गया कि सुरकोतदा में घोड़े के अस्थि पंजर मिले, ये सत्य है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन भी आप यहाँ से निकाल लेंगे
कि जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं उनका क्या मत है, वो हमेशा यही दिखाती है कि आदि जो सभ्यता थी और जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसके जनक एक ही हैं। पिछली क्लास में भी हमने इस पर चर्चा की कि जब पहला मत खारिज हो गया साम्राज्यवादी इतिहासकारों का कि इसकी विदेशी उत्पत्ति नहीं हुई है, तो जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उन लोगों ने ये कहा कि हड़प्पा सभ्यता की जो उत्पत्ति हुई है उसके जनक और सिंधु घाटी सभ्यता के जनक एक ही हैं। अब जब उन्होंने ये कहा कि उसके जनक एक ही हैं, तो फिर प्रश्न उठा कि इस बात को आप कैसे सिद्ध करेंगे। तो उन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो उद्भव और जो विकास हमें दिखता है उसका हृदय स्थल सप्त सिंधु प्रदेश, सप्त सिंधु प्रदेश है, मतलब 7 नदियां हैं सिंधु को मिला। ठीक है, हमने आपको ये भी बताया था कि 7 नदियां कौन सी हैं, क्योंकि पंजाब के क्षेत्र में 5 नदियां दिखती हैं, 5 वो नदियां, एक सिंधु और घग्गर या जो सरस्वती नदी जिसे। ठीक है, तो जब राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने कहा कि कुछ इतिहासकारों ने कहा इसकी उत्पत्ति आर्यों ने की है, आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक ही थे, तो इस विचार को उन्होंने दे दिया। और जब विचार देते हैं तो विचार के पक्ष में कुछ तर्क भी देते हैं। तो पहला तर्क इन्होंने क्या दिया कि सप्त सिंधु प्रदेश इनका हृदय स्थल है और आर्य लोग भी इस क्षेत्र को बहुत मानते थे, ऋग्वेद में इसका वर्णन है। दूसरा, घग्गर हाकरा नदी के किनारे हमें सबसे ज्यादा स्थल मिले हड़प्पा सभ्यता के, घग्गर हाकरा या सरस्वती नदी के किनारे। और सरस्वती नदी को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में क्या कहा? नदी तमा। ठीक है, तो उसे भी जो वैदिक आर्यजन थे बहुत महत्व देते थे और सिंधु घाटी सभ्यता का भी हृदय स्थल। ठीक है, तीसरी बात, उन्होंने कुछ पूजा के साक्ष्य बताए। जैसे इन्होंने कहा कि जो आदि होते थे, आदि यज्ञ, हवन, कुंड, बलि, मतलब जो कर्म कांड की धारा होती है धर्म की, उसे बहुत ज्यादा मानते थे। और उसी तरह के साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में यज्ञ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? यज्ञ के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा से। ठीक है, तो उसके बाद ये मान्यता इन लोगों ने सिद्ध करने की कोशिश की कि ये लोग आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के जनक एक ही हैं और ये राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। तो यूपीएससी ने इसी से क्वेश्चन पूछ लिया कि सुरकोटदा से घोड़े के अस्थि पंजर के साक्ष्य मिले हैं कि नहीं है, क्योंकि आर्यों का प्रिय पशु क्या है? घोड़ा। आर्यों का प्रिय जो राजनीतिक पशु है वो है घोड़ा, और जो धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पशु है वो है गाय। तो अगर घोड़े और गाय के साक्ष्य मिल रहे हैं तो बात है, सिमिलरिटी है कि आर्य और वैदिक सभ्यता, आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे। तो ये विचार इन लोगों ने सिद्ध किया और इन लोगों ने बताया कि सुरकोटदा से भी हमें घोड़े के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, और घोड़ा आर्यों का भी प्रिय पशु है। दूसरी बात, ऋग्वेद में इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का यूज किया गया और सिंधु घाटी सभ्यता में पुर बनते थे। पुर माने दुर्ग। अभी हम पढ़ेंगे इसे अपने स्थापत्य कला में किस तरह से वो दुर्ग बनाते थे। तो इन सब मान्यताओं के आधार पर कह दिया गया कि आर्य माने वैदिक सभ्यता के लोग और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक ही थे। लेकिन फिर कुछ लोगों ने इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया इस थ्योरी में। उन्होंने कहा कि अगर दोनों एक ही थे तो भारत में जो है वैदिक सभ्यता का मैक्स मूलर ने बहुत अच्छा अध्ययन किया। तो मैक्स मूलर तो ये कहते हैं कि आज 1500 ईसा पूर्व के लगभग आए, कभी लोग 1750 और 1500 ईसा पूर्व में आए। ये भी हम पढ़ेंगे सब उनके आगमन का सिद्धांत। और 1750 1800 ईसा पूर्व के लगभग सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो दोनों में तो संबंध ही नहीं है। दूसरा तथ्य वो ये कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी जीवन जी रहे थे और वैदिक सभ्यता के लोग ग्रामीण जीवन जीते थे। ठीक है, तीसरी बात वो ये कहते हैं कि जब तक आपके पास कोई ठोस प्रमाण ना हो तब तक हम इतिहास में कैसे मान लें। ये तो आपकी हाइपोथेसिस है, जो आपकी हाइपोथेसिस है आप उसे। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो सिद्धांत था ये भी खरे।
फिर कुछ लोगों ने कहा कि जो स्थानीय सभ्यता थी, द्रविड़ सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव और जनक जो थे वो एक ही। तो इन लोगों ने बताया कि दोनों की लिपि मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के जो अक्षर हैं और जो द्रविड़ सभ्यता है उसकी लिपि मिलती जुलती है आपस में, तो मतलब दोनों लोग एक ही। दूसरी बात, हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में मृण मूर्तियां मिलती हैं। मृण मूर्तियों के आधार पर लोगों ने कह दिया कि ये मैट्रियार्कियल सोसाइटी है, मातृसत्तात्मक समाज है, और द्रविड़ समाज है मातृसत्तात्मक। दोनों का जब रेसिज्म बेसिस पर स्टडी की गई, निर्जातीयता पर जातीयता के आधार पर अध्ययन किया गया, तो बताया गया कि वो भी मिलती जुलती। तो एक ये भी थ्योरी निकल के आई कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, द्रविड़ों से हुई। लेकिन बाद में वही बात हुई कि इतिहास में प्रमाण होना आवश्यक है, और जब आपका प्रमाण ही नहीं है तो आप कैसे प्रमाणित कर सकते हो कि वो द्रविड़ों ने उसकी उत्पत्ति की। ठीक है, तो ये थ्योरी भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक नहीं थी खाली। बाद में रफीक मुगल जैसे इतिहासकारों ने इस पे बहुत ही अच्छा काम किया, और उन्होंने बताया कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो स्थानीय संस्कृतियों से हुई है। जैसे हम देखते हैं कि मेहरगढ़ का जो क्षेत्र है, मेहरगढ़ के क्षेत्र में आप बार बार पढ़ते होंगे कि नवपाषाण काल में वहां पर सबसे पहले जो चावल था, ठीक है, जौ वगैरह था, जो गेहूं जौ वगैरह, उसका उसको का प्रोडक्शन किया जा रहा था। ठीक है, एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन होता है वो नॉर्मल बात नहीं। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आपकी आ रही, सर की नहीं आ रही, लेकिन आ रही है आपकी आवाज। मैं बस वही चेक कर रही थी, पता नहीं आवाज ही नहीं आ रही। मुझे भी लगा मेरे में दिक्कत हो उधर से नहीं आ रही सर की सर आवाज। लेफ्ट हो गए। ये गूगल मीट में दिक्कत हो रही है 2-3 दिन से, सर्वर डाउन हो जाता है इसका। ये एक प्रॉब्लम मेरी जी सर आ रही है। जी सर। ओके ओके, वो हाँ मेरे को टेक्निकल प्रॉब्लम थी। हाँ, तो रफीक मुगल जैसे इतिहासकारों ने बहुत ही बेहतरीन इसमें काम किया, और वो कहते हैं कि जो विभिन्न संस्कृतियां थी, जैसे कुल्ली नाल है, मेहरगढ़ में कृषि सरप्लस होने लगा। मतलब पहले एग्रीकल्चर हुई, कृषि सरप्लस होने का बहुत ज्यादा महत्व होता है। एग्रीकल्चर सरप्लस जब होती है, पहले व्यक्ति क्या करता है, किसी भी समाज में रोटी कपड़ा मकान जैसी मूलभूत आवश्यकता होगी, और जब उसे रोटी का उसका बंदोबस्त हो गया, मतलब उसकी की पूरी व्यवस्था हो गई, तो उसके बाद वो क्या करता है, अन्य कामों की तरफ जाता है। तो जब वो अन्य कामों की तरफ जाता है तो वो शिल्प की तरफ जाता है, उद्योग की तरफ जाता है, व्यापार वाणिज्य करता है, और उन्हीं से तो हड़प्पा सभ्यता चलता है। कुल्ली नाल जैसी संस्कृति है, दाइमाबाद संस्कृति है, मांडा संस्कृति है, आलमगीरपुर संस्कृति है, और पंजाब हरियाणा गुजरात के क्षेत्र में जो कल्चरल डेवलपमेंट हो रहे थे, वही आपस में मिलजुल के क्या किया उन्होंने, सिंधु घाटी सभ्यता की उद्भव। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है। जो भी चीज ज्यादा चर्चा में होती है वो इतिहास में पूछ ली जाती है। जैसे आप देखेंगे 2015-16 के वर्ष में स्मार्ट सिटी को लेकर बहुत चर्चा चल रही थी भारतीय राजनीति में, समाज में। तो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण ने वर्तमान नगरीकरण को कितना इनपुट दिया। तो आजकल ये चीज भी बहुत चर्चा में, कुछ सिनोली वगैरह जैसे आपने देखा होगा, उसकी काफी खोज हुई है। तो ये चीजें महत्वपूर्ण। तो अब ये तो हमने खैर पिछले क्लास में कर लिया था, तो मैंने सोचा आप लोगों को रिवीजन करा दूं। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता का नोमेनक्लेचर हो गया, नामकरण हो गया, उसके बाद उसका उद्भव हो गया। उद्भव के बाद हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, कल्चर के बारे में।
तो मैंने आपको एक बार ग्रुप में नोट्स भी दिया था कि जब हम सांस्कृतिक आयाम या सामाजिक आयाम को पढ़ते हैं तो हम पढ़ते क्या हैं। तो जब भी आप किसी भी समाज की, किसी भी काल की, किसी भी देश के संस्कृति का अध्ययन करें तो उसमें आप कुछ तत्वों को अवश्य पढ़ें। आप पॉइंट वाइज उन्हें लिखते जाइए। जैसे जब आप संस्कृति का अध्ययन करते हैं तो संस्कृति में कला का अध्ययन करें और कला के अध्ययन के दौर में आप कई प्रकार की कलाओं का वर्णन करें, जैसे कि स्थापत्य कला। स्थापत्य कला में क्या आता है कि जो भी भवन वगैरह बनाए जाते हैं उन्हें हम स्थापत्य कला कहते हैं। जैसे कि दुर्ग बनाया जा रहा है, मकान बनाए जा रहे हैं, नहरें बनाई जा रही है, जलाशय बनाए जा रहे हैं, दुर्ग बनाए जा रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं, मस्जिद बनाए जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो भी होती है स्थापत्य में, तो हम स्थापत्य कला को पढ़ते हैं। स्थापत्य कला के बाद हम पढ़ते हैं दृश्य कला को और प्रदर्शन कला को। तो दृश्य कला क्या होती है? दृश्य कला वो है जिस कला को हम देख सकते हैं, मूर्त रूप में हम टच कर सकते हैं। मूर्त का मतलब क्या होता है? टच कर सकते हैं। तो मूर्ति कला इसमें आती है, चित्रकला इसमें आती है, सिक्का बनाने की कला इसमें आती है, जो पॉटरीज होती है, मृदुभांडों का विशेष महत्व है इस काल के अध्ययन में, मृदुभांड। ठीक है, तो दृश्य कला हो गई। उसके बाद आते हैं संस्कृति के अध्ययन करेंगे किसी भी समाज की। जैसे कहा गुप्त काल की संस्कृति के बारे में बताओ, तो सबसे पहले हमने कला लिखा, तो कला में हम स्थापत्य कला के सारे पॉइंट लिख देंगे, फिर हम दृश्य कला के पॉइंट लिख देंगे, फिर हम प्रदर्शन कला लिख देंगे। अब प्रदर्शन कला में क्या क्या आता है? प्रदर्शन कला में ऐसी चीजें आती हैं जो प्रदर्शन के रूप में हम देखते हैं लेकिन जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। तो मुझे बताएगा प्रदर्शन कला में क्या क्या आता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में क्या क्या आता है? कोई बताएगा परफॉर्मिंग आर्ट में कौन कौन से आयामों को लेते हैं? ड्रामा, नृत्य कला आ सकता है सर, डांस। वेरी गुड सर, संगीत, नृत्य और संगीत कला भी, और सर लेखन भी आ सकता है, रचनाएं जो रची जाती। नहीं, लेखन नहीं, लेखन होगा वो तो साहित्य में आएगा, वो तो साहित्य। सर कठपुतली आ सकता है, कठपुतली और क्या आएगा? कठपुतली, वेरी गुड, एक्सीलेंट, कठपुतली। और बताइए। नाट्य। और बताइए। नाटक, नाटक एक्सीलेंट, नाटक आ सकता है, नाटक साहित्य में भी आ सकता है और नाटक प्रदर्शन। सर थिएटर, संगीत, प्रदर्शन कला, बिल्कुल। थिएटर बोल दिया किसी ने, थिएटर संगीत हो गया। हाँ, और सर चित्रकारी भी आ सकता है, चित्रकारी होती है। नहीं, चित्रकारी बोला इन्होंने, पेंटिंग जो आएगी, पेंटिंग दृश्य कला में आएगी, प्रदर्शन कला में नहीं आएगी। वो विजुअल आर्ट है, परफॉर्मिंग आर्ट नहीं है। क्योंकि जैसे अजंता की चित्रकला आपको मिले तो आप टच कर सकते हो। हड़प्पा सभ्यता की जो आपको चित्रकला मिली है वो मिली है मृदुभांडों पर, मृदुभांड को आप टच कर सकते हैं। लेकिन हड़प्पा में नृत्य डांस करती थी, उसे आप टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सारी चीजें परफॉर्मिंग आर्ट को आप टच नहीं कर सकते क्या? वेरी गुड, एक्सीलेंट। इन्होंने कहा जादू हो सकता है, क्योंकि भारतीय के कोर वैल्यू में नहीं। आंसर राइटिंग में जब आप इतने बोलेंगे, जैसे कि परफॉर्मिंग आर्ट में डांस है, संगीत है, पुतली है, ड्रामा, ये तो सब लिखता है। लेकिन अगर आप जादू लिखते हैं, आप प्रगत लिखते हैं, मतलब वो चीजें भी लिखनी है और ये चीजें लिखते हैं, तो आपका नंबर बढ़ेगा। ये होती है कि एक्सीलेंट आंसर है। ठीक है, अब आप लोग अपने माइक बंद करें। उसके बाद क्या होती है कि कुछ ललित कलाएं होती हैं, फाइन आर्ट्स होती है। आप फाइन आर्ट को भी लिख सकते हैं। ठीक है, फाइन आर्ट किस लिए होती है? फाइन आर्ट का बेसिकली उद्देश्य यही होता है फाइन आर्ट का कि वो बेचने के लिए ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, जैसे कि आप एक बनाते हो घर में, आप पेंटिंग बनाते हो अपने शौक के लिए बनाते हो, एक आप बेचने के लिए बनाते हो। तो जो शौकिया तौर पर आप बनाए उसे आप विजुअल आर्ट में डालें, और जो बेचने के लिए बनाए उसे आप क्या रखें? आप फाइन आर्ट में डालें। जैसे कि हड़प्पा में अब आप क्या करिए ना, अपने माइंड को प्रोसेस करिए, तो उससे सोचा करिए, पढ़ने के बाद और पढ़ने के पहले चिंतन मनन करिए। तो उसमें आप देखेंगे कि मृदुभांड जो बनते हैं वो सादा भी है, कुछ मृदुभांड बहुत उत्कृष्ट स्तर के,
तो जो सादा होंगे वो कैसे होंगे? वो सादा होंगे विजिबल आर्ट के रूप, जो व्यक्ति अपने उपयोग के लिए बनाता होगा, लेकिन जो बेहतरीन सुंदर सुसज्जित होंगे वो क्या है, मार्केट में बेचने के लिए, राज दरबारों में बिकते होंगे, व्यापारी खरीदते होंगे। ठीक है, तो अब आप समझिए कला में आपको क्या क्या लिखना है, स्थापत्य कला, दृश्य कला, प्रदर्शन कला, ललित कला। उसके बाद आप लिखिए साहित्य। ठीक है, तो दूसरा जब भी आप साहित्य लिखिए तो संस्कृति का पहला आयाम हो गया कला, दूसरा हो गया साहित्य। जब भी साहित्य के बारे में लिखें तो साहित्य के बारे में उनकी पुस्तकों के नाम लिखें, देशी साहित्य लिखें, विदेशी साहित्य लिखें, उनके पात्रों के नाम लिखें, उनकी ग्रामर लिखें, वर्तनी लिखें, जो भी आपको जानकारी मिलती है वो आप सब लिखें। ठीक है, साहित्य के बाद होता है तीसरा धर्म। तो धर्म के बारे में एक क्लास में मैंने जिक्र भी किया था कि धर्म की 3 शाखाएं होती है, ज्ञानवान, भक्ति और कर्म। जब हम पहली क्लास में साहित्य का अध्ययन किए थे तब मैंने तीनों मार्गों पर व्यापक परिचर्चा की। ठीक है, तो कला हो गया, कला के बाद साहित्य हो गया, साहित्य के बाद धर्म। ठीक है, उसके बाद जो भी चीजें आपको दिखती है जैसे शिक्षा वगैरह है, कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह आपको दिखती है तो वो भी आप संस्कृति में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति पर हम डिस्कशन करते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता की जब संस्कृति देखते हैं तो सबसे पहले हम उसका स्थापत्य देखते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्थापत्य है वो उसका नगरीकरण, उसका नगरीकरण पे क्वेश्चन भी आ चुका है यूपीएससी में, शायद बीसीएस में भी आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिर भी आ सकता है। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं प्लांट सिटी बनाते, उनके जो नगर है वो एक टीले पर बने होते थे, क्योंकि ये सभ्यता जो है नदी के किनारे बसी हुई थी। तो टीले पर जब वो नगर बसाते थे तो जो वेस्टर्न जो उनके जो टीले का पार्ट होता था वो दुर्गीकृत, और जो ईस्टर्न पार्ट होता था वो सादा रहता था। तो ऐसा प्रतीत होता है हमें कहीं ना कहीं कि जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट में जो पुरोहित है वो रहते हो। ठीक है, जो विशेष लोग हैं, जो कहते हैं कि जो पैसे वाले समृद्ध लोग हैं वो रहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग अगर देखें तो अपने क्षेत्रों के आप नगरीकरण देखें, या कभी भी आप दिल्ली में आए हो तो दिल्ली का एक नगरीकरण देखें, तो दिल्ली में आप देखोगे कि एक लाल किला है। ठीक है, इसे शाहजहानाबाद नगर कहते हैं। तो स्थापत्य में हम लोग पढ़ते हैं तो आप देखोगे लाल किला है, लाल किला के सामने शाहजहां की लड़की है चांदनी, उसके नाम पे पड़ा है चांदनी चौक। बाहर आप देखोगे तो सारे आपको दरवाजे दिखेंगे, मौर्य गेट है, अजमेरी गेट है, कश्मीरी गेट है, दिल्ली गेट है, और कई सारी खिड़कियां दिखेंगी। तो आप नगरीकरण का पैटर्न समझ रहे हो। और जो भी आप प्राचीन नगर देखेंगे, चाहे आप बनारस देखें, चाहे आप खजुराहो देखें, चाहे आप झांसी देखें, चाहे आप लखनऊ कानपुर देखें, जहां भी किले नगर होंगे आपको इस तरह की व्यवस्था दिखाई देगी। और किले के जो बाहर होंगे, किले के बाहर आपको बहिष्कृत, शोषित और वंचित लोग दिखाई देंगे, क्योंकि उनका नगरों में प्रवेश क्या था, वर्जित था। तो जो प्राचीन हमारा समाज है उसका जो मैनिफेस्टेशन है, उसकी अभिव्यक्ति हमें अभी भी दिखती थी। इसी तरह क्या होता था सिंधु घाटी सभ्यता में, जो वेस्टर्न जो प्लेस है, स्पेस होता था टीले का, वहां पर दुर्गीकरण किया जाता था, और जो ईस्टर्न जो प्लेस होता था वहां पे आम जनमानस रहते थे, और जो उनकी सड़कें होती है वो समकोण के रूप में थी, आपस में कटी हुई होती थी। जैसे समकोण होता है ना, एक सड़क बीच से ऐसी जा रही है, एक ऐसी जा रही है। उसके बाद जो दुर्गीकरण वाली जगह थी वहां पे आप देखेंगे कि वहां अन्नागार है। अन्नागार को आज हम समझ सकते हैं कि जैसे शहरों में क्या होते हैं, एमसीआई के गोदाम होते हैं कि नहीं होते हैं, अन्न का भंडार किया जाता है, स्नानागार होते हैं। ठीक है, उसके बाद शहर के दूर आप देखेंगे नगरों में तो वहां पर सिमेट्री होती थी, मतलब जो लोग डेथ हो जाती थी जिनकी, उनके अंतिम संस्कार किया जाता था। उसके बाद इन लोगों ने जिप्सम का यूज किया नाली वगैरह, पानी की निकासी की बहुत बेहतरीन व्यवस्था थी। 2 मंजिला आवास तक के हम लोगों को प्रमाण मिले।
आज भी आप ग्रामीण क्षेत्र में जाओगे, अगर बहुत पुरानी बस्तियों में चले जाएं, तो ना तो वो कच्ची ईंटों का प्रयोग, पक्की ईंटों का प्रयोग कर पाते हैं, ना उनके मकान दो मंजिला आपको दिखाई देते। और आज से 5000 साल पहले हमारी सभ्यता का इतना डेवलपमेंट हो गया था, हमारी सभ्यता का इतना डेवलपमेंट हो गया था कि हम पकी हुई ईंटों के नगर बना रहे थे, इतनी वेल प्लान्ड सिटी बना रहे थे। और इवन जब वो टीलों के किनारे बसे हुए थे तो उनमें बाढ़ भी नहीं आती। आज हमारा चेन्नई बाढ़ से डूब गया, अर्बन फ्लड आ गया। आज बारिश होगी जून जुलाई में, बड़े बड़े महानगर डूब जाते हैं। और वो सभ्यता 1000, 1500, 2000 पता नहीं कितने वर्षों तक सभ्यता चलती रही, तो कितना वेल प्लान्ड मैनर हो। एक राष्ट्रवादी इतिहासकार तो इतना अच्छा स्टेटमेंट कहते हैं कि जो ब्रिटिश इतिहासकार कहते हैं कि हम भारत को सभ्यता का पाठ पढ़ाने आए थे, रुडयार्ड किपलिंग कहते हैं व्हाइट मैन बर्डनशिप है कि हम ओरिएंटल कंट्रीज के देशों को जाके सभ्य करें। और जब वो बिना कपड़ों के घूम रहे थे, उन्हें वस्त्र बनाने नहीं आते थे, तब हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा जैसे तो आप समझ सकते हैं कि आपको अपनी सभ्यता संस्कृति पे कितना गौरव होगा। जब वो लोग नवपाषाण कालीन जीवन जी रहे थे, ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन में 2500 ईसा पूर्व का एक साल मिला है जो नवपाषाण काल का है, वो उसकी बहुत तारीफ करते हैं, यूनेस्को की साइट पे है। हम कह रहे हैं तब तो नवपाषाण काल से निकल आए थे, ताम्रपाषाण काल से निकल आए थे, कहां से के जीवन जी रहे थे, तुमसे कितने आगे थे। तो उनका आप स्थापत्य समझे। अब इस स्थापत्य को कैसे आपको एनालिसिस समझिए। पेपर में जब लिखे तो सिर्फ किताबी बात ना लिखें, अपना ज्ञान दिखाएं। एग्जामिनर आपका ज्ञान चाहता है, आपको एक टॉप ब्यूरोक्रेट, ऐसे एनालिसिस भी करिए। सारी महत्वपूर्ण चीज भी आए आपके आंसर में, उनका एनालिसिस भी आए, और यही सबसे फ्री के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा का नगर नियोजन आप देखें किस तरह से उनका वेल प्लान नगर नियोजन था। नदी के किनारे टीले पर बनाया, टीले पे वो दो भागों में अपने टीले को बांटे, वेस्ट और ईस्ट, बीच में समकोण पे सड़कें थी जैसे चेस की टाइप की होती है। अन्नागार है, इस नानागार है उस नगर में, ठीक है। और लोग भी रहते हैं, आम जनमानस लोग भी रहते हैं। इससे हमें ये भी दिखता है कि उसमें वर्गीय भेदभाव होगा, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य में आप उनके दुर्ग की बात कर सकते हैं, उनके नगर की बात कर सकते हैं, उनके नहर वगैरह की बात करते हैं, वो डैम वगैरह भी बनाते थे, कुछ ऐसे साक्ष्य है। तो ये स्थापत्य कला। स्थापत्य कला के बाद हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के दृश्य कला की। तो दृश्य कला में जब हम बात करते हैं तो मूर्ति कला की, ठीक है। मूर्ति कला की जब हम बात करती है तो जैसे ही हम कुछ भी बात करें ना, तो तुरंत आपके दिमाग में लगभग 7-8 पॉइंट होने चाहिए कि आप मूर्ति कला में क्या देखते हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए कि कोई एक मूर्ति आ जाए तो क्या देखेंगे, किस तरीके से देखेंगे। मूर्ति कला में जब भी आप देखो तो सबसे पहले ये देखिए, जैसे आज आपको कोई मूर्ति मिल जाए और मूर्ति पे वो आपसे कहे कि आपको 15 पॉइंट लिखने, तो कैसे लिखेंगे? कई लोग आंसर नहीं कर पाते। तो हम आपको एक उसका प्रारूप देख रहे हैं, देखने का तरीका दे रहे हैं। तो अब जब हड़प्पा सभ्यता के आप हम लोग बात करते हैं दृश्य कला की, तो दृश्य कला में मूर्ति कला की बात करते हैं, स्कल्पचर। मूर्ति कला जब भी देखें तो सबसे पहले उसमें ये देखा करिए कि मूर्ति किस चीज की बनी, मूर्ति किस चीज की बनी हो सकती है, या तो धातु की, या पत्थर की, या मिट्टी की, या लकड़ी की। इन्हीं सब चीजों की तो मूर्ति बनती है। तो हड़प्पा की मूर्ति कला के बारे में लिखने आ जाए तो पहला पॉइंट तो ये लिख दोगे कि भाई उनके यहाँ क्या है, धातु की मूर्तियां है। धातु की मूर्ति कैसे है? डांसिंग गर्ल की मूर्ति उनकी कांच से की। और डांसिंग गर्ल के बारे में सारी चीजें आप बता दोगे कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति कैसी है। एक बार आप गूगल करिएगा और गूगल में एक चीज देखिएगा डांसिंग गर्ल की मूर्ति के बारे में, किस तरह से वो वस्त्र नहीं पहने हुए हैं। इसका मतलब क्या है? वो उपभोक्तावादी संस्कृति को दिखाता है, नगरीय समाज को दिखाता है। उस महिला को जब आप देखेंगे तो एक हाथ में उनकी चूड़ियां नहीं है और एक हाथ में यहाँ तक चूड़ी है, पूरा हाथ भरा हुआ है चूड़ी। आज भी आप जाएंगे पंजाब हरियाणा में महिलाएं इस तरह के श्रृंगार करती हैं, तो आप देखेंगे हमारी सभ्यता की कंटिन्यूटी में चेंजेस रहता के साथ किस तरह परिवर्तन हो रहा है। आज भी वो चीजें हमें दिखती हैं। तो अब आपने ये बताया कि किस तरह आपको जो धातु की मूर्तियां मिली हैं, वो धातु की मूर्तियां बता दीजिए। उसके बाद आप पत्थर की मूर्तियां बताइए। जैसे कि आप देखते हैं एक बहुत ही क्लासिकल मूर्ति मिली है
हमें मोहनजोदड़ो से उसे पुरोहित की मूर्ति है। तो पुरोहित की मूर्ति देखोगे तो उनका धड़ मिला है, ठीक है, उनका सॉरी सिर मिला है, धड़ नहीं है। तो सिर में हम देखते हैं कि वो किस तरह से उनका जो सिर है वो मंगोलाइट प्रजाति का है, उनकी दाढ़ी है, मूछें नहीं है, वो एक सॉल्ट डाले हुए। जब भी आप भारत की किसी महान हस्ती को देखते हैं, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हो, अमिताभ बच्चन हो, राजेश खन्ना हो, राजीव गांधी जी हो, तो सब लोग एक तरफ सॉल्ट डालते हैं, तो आप देखोगे उसी तरह से उनका सॉल्ट और उसमें तीन पत्ती की आकार की जो है वो है कढ़ाई, जो आज भी लद्दाख के क्षेत्र, ठीक है। तीसरी जो मूर्तियां मिली हैं, वो तीसरी मूर्ति जो हमें मिली है वो मिली है मृण मूर्तियां, मिट्टी की। तो मिट्टी की मूर्तियां ग्रामीण समाजों में ज्यादा प्रचलित थी, और जो धातु की मूर्ति मिली है वो शहर से मिली है। तो ये भी आपको क्या है, एक असमानता दिखाता है ना, जो आप गिनी कोएफिशिएंट पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में, ये आर्थिक असमानता कितनी है कि ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी मूर्तियां मिल रही है और शहरी क्षेत्र में नहीं, ठीक है। जो कुछ नेट्स पर पढ़ते हो आप, कुछ नेट्स कर और गिनी कोएफिशिएंट, इन सब चीजों का से जोड़ के लिखा करिए इतिहास में, बड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद जब हमने देखा कि धातु की मूर्ति बनी, तो धातु की मूर्ति लिखते समय थोड़ा विस्तार दीजिए, उसमें बंसी वाले कृष्ण को दिखाइए, उसमें नटराज की मूर्ति दिखाइए, आज की कोई मूर्ति आपको दिख जाए स्टैचू ऑफ लिबर्टी सरदार पटेल की, वो दिखाइए, अपने आंसर से चीजों को जोड़ते जाइए, ठीक है। एक विशेष बात हम आपको बताते हैं, प्री में मेंस में क्वेश्चन आता है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। कोई बताएगा मुझे ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक क्या होती है? लुप्त प्राय मोम तकनीक, कोई बताएगा मुझे? यस सर। हाँ बताइए। सर उसमें क्या करते थे वो लोग, वो सांचे बनाते थे और उनमें मोम डालकर तब वो सांचे का रूप ले लेती है। हाँ बोलिए, आप सुन रहा हूँ। हेलो। यस सर, यस सर। हाँ आप पूरा नहीं बोल रहे सर लॉस्ट में वैक्स टेक्निक जो थी सर, वो कांसे की ढलाई की प्रथा थी सर। सर उसमें क्या करते थे, मोम की मिट्टी पर पहले सर गीली मिट्टी का लेपन किया जाता था सर, और उसको सुखा देते थे। फिर क्या करते थे, मिट्टी से जो लेपित मूर्ति होती थी सर, उसको गर्म कर कर इसे मोम पिघल जाती थी सर जिससे, और धातु की फिर वो डालकर उस पर उस तरह से ये एक टेक्निक थी जिससे वो मूर्ति बनाते थे। जी सर, आवाज आ रही आप ये हाँ आवाज आ रही है। बताइए कार्तिक जी ने आपको क्या समझाया, आप कितना समझ? सर मेरे मतलब अच्छा लॉस्ट वैक्स टेक्निक, हाँ लॉस्ट वैक्स टेक्निक के बारे में आप क्या समझते हैं कार्तिक जी से, वो थोड़ा सा बताइए। जी सर उसमें यही समझ में आया मुझे कि एक सांचा होता था एक कांसे का, जिसपे ये मतलब उसको डालते थे, कांसे को डालते थे मोम पे ऊपर पिघला कर डाल। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग अच्छे लिसनर भी बनिए, आपके पास किसान आएंगे ब्यूरोक्रेट बनेंगे, आप किसान आएंगे कैसे समझेंगे बात? अगर कोई आप कम जानते ये बात समझाते हैं तो समझे अच्छे से ब्यूरोक्रेट कीजिए, ठीक है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक आपको समझाता हूँ क्या है। इसका नाम है लॉस्ट वैक्स, वैक्स तो लॉस्ट हो गई, लुप्त मोम, मोम नष्ट हो गई होगी, लुप्त हो गई। सबसे पहले क्या करते हैं, मोम का एक आपकी आवाज क्लियर नहीं हो पा रही, आवाज की दिक्कत हो रही है सर।
रही है क्लियर? जी सर। लॉस्ट बैक्स टेक्निक से अभिप्राय है जिसमें बैक्स जो है वो लॉस्ट हो जाए, जो मॉम है वो लुप्त हो जाए, एक ऐसी तकनीक जिसमें मॉम या जो बैक्स है वो लॉस्ट हो जाए। तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता था कि जैसी भी आपको मूर्ति बनानी है उस तरह का एक सांचा बनाया, ठीक है, मॉम का, मिट्टी का, किसी भी चीज का। जैसे आपने मॉम का सांचा बनाया और उस सांचे में होल करके एक होल किया और उसमें से आपने क्या है, जो नर्तकी की मूर्ति है वो किस धातु की है? तांबे की है, लोहे की है? क्वेश्चन आ जाएगा कि प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की है? लोहे की है, तांबे की है, कांसे की है, पीतल की है, मिट्टी की है? कांसे की है। यही एक्सीलेंसी है कि जब तांबा और पीतल को मिलाया गया तब कंसा बना, उसको इतनी बेहतरीन मूर्ति बनाई। तो जो मॉम लिया, हाँ, तो जो मॉम लिया, मॉम में जब होल किया और होल करके उसमें धातु डाली गई, जब धातु गर्म डाली गई तो मॉम तो क्या होगा, पिघल जाएगी। और पिघल के क्या है, मॉम हट जाएगी। पिघल के जब मॉम हट गई तो उसमें अब मॉम निकल जाएगी, बह जाएगी, तो उससे एक स्ट्रक्चर बनेगा, वही लॉस्ट बैक्स टेक्निक। आज भी आपने अगर देखा होगा, आप अपने समाज को, अपने परिवेश को थोड़ा गहराई में जाके देखते होंगे तो देखते होंगे सड़क किनारे कई ऐसी हम लोगों के प्रिमिटिव्स होती हैं, कई जनजातियां होती हैं जो तांबे या पीतल का बर्तन लेके ये इस तरह की मूर्ति कला, बर्तन वगैरह बनाते हैं। वो इसी टेक्निक पे बनाते हैं। आज भी कई मूर्तियां इस टेक्निक पे बनती हैं। और चाहे बंसी वाले कृष्ण हो, चाहे शंकर जी की मूर्तियां हो, चाहे विष्णु की मूर्तियां हो, चाहे नटराज शिव की मूर्तियां हो, भारतवर्ष में तमाम मूर्तियां इसी पैटर्न पर बनी। ठीक है, तो चोल मूर्ति कला के बारे में भी लिखना हो तो लॉस्ट बैक्स टेक्निक्स जरूर लिखिए। ठीक है, उसके बाद जब आप मूर्ति कला का पहला आयाम देख लिए कि किस धातु की है, उसके बाद आप लिखिएगा दूसरा कि जो मूर्तियां होती है वो मूर्तियां दो तरह की होती हैं, एक तो 3D और एक रिलीफ। 3D और रिलीफ। 3D किस तरह की मूर्ति है कि जैसे अभी दुर्गा महोत्सव आएगा, गणेश महोत्सव आएगा, तो जो आप मूर्ति लेके आए हो वो क्या है, 3D है। उसमें L भी है, B भी है, H भी है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों चीजें, तो वो 3D होती है। तो हड़प्पा सभ्यता में कई सारी मूर्तियां 3D मिली है, जैसे नर्तकी की मूर्ति है, पुरोहित की मूर्ति है, बैलगाड़ी मिली है, मृण मूर्तियां मिली हैं, तो वो क्या है, 3D। कुछ ऐसी मूर्तियां भी होती हैं कि जो मूर्तियां किसी पत्थर से, धातु से लगी हुई होती है, उन्हें रिलीफ कहते हैं, उन्हें रिलीफ आर्ट कहते हैं। जैसे कि जब आप देखोगे कि चाइना के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग जब कांचीपुरम दौरे पे गए तो उन्होंने वहां पे कई सारी मूर्ति देखी, जैसे कि अर्जुन की तपस्या, गंगा अवतरण। तो ये जो मूर्तियां रिलीफ है, पत्थर को काट के उकेरी गई। जैसे कि हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है सारनाथ, सारनाथ की जो आप मूर्ति देखोगे तो मूर्ति क्या एक पिलर पे है ना, तो वो 3D नहीं हुई, वो रिलीफ हुई। मूर्ति कला को इस रूप में भी देखते। तो दुनिया में जैसे सरदार पटेल की मूर्ति कैसी हुई, 3D की रिलीफ। जो गुजरात में सबसे बड़ी पटेल की मूर्ति लगी है वो 3D है, रिलीफ है। 3D है सर। सर आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही। तो मूर्ति कला का जब भी आप अध्ययन करें तो मूर्ति कला में एक पक्ष और लिखती है कि धार्मिक है कि लौकिक है। साम्राज्यवादी इतिहासकार जब भी इतिहासकार कहते हैं कि भारत में कला धर्म की दासी थी,
सर जी। अब आ रही है आवाज। जी सर। यस सर। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? जी सर, जी सर, आ रही है सर। बीच बीच में गायब हो जा रही है। अब आप लोग मुझे समझ पा रहे हैं? हेलो, थोड़ा बुझा रहे हैं? हाँ सर, अब आवाज आ रही है, क्लियर नहीं है पर सर। आवाज सर कट रही है सर। सर आवाज कट रही है आपकी। हाँ, तो साम्राज्यवादी अब भारत में तो आप जब भी अध्ययन करें मूर्तिकला चित्रकला का दो भागों में बांटते हैं। एक तो भारत में धार्मिक चित्र बने हैं, लौकिक चित्र बने हैं। धार्मिक मूर्तिकला बनी है, लौकिक मूर्तिकला बनी है। तो मूर्ति अध्ययन के दौर में आप देखेंगे कि इस साल में आपको धार्मिक मूर्तिकला भी मिल सकती है, लेकिन आप क्या करोगे, हमें सम्यक बोध नहीं, क्योंकि लिखो पढ़ सके। हमने अभी तक जो खुदाई की वो वर्टिकल खुदाई ज्यादा कर पाए, हॉरिजॉन्टल ज्यादा कर पाए, तो हमें बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। धर्म से संबंधित भी कुछ मूर्तियां होगी, हो सकता है, लेकिन लौकिक मूर्ति तो वैसी नहीं है, जैसे कि डांसिंग गर्ल की मूर्ति है, बैलगाड़ी की मूर्ति है। समझ क्लियर नहीं आई है? सर ब्रेक हो रहा है ज्यादा। ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा, कट रही है आवाज। के दोबारा जो नो सर क्लियर आवाज आएगी। आज के लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ, आवाज ही नहीं आ पा रही। अब आ रही है आवाज? यस सर। जी सर, आ रही है। यस सर। एक्चुअली क्या है कि वो फोन को जब ऑफ करते हैं तो वाईफाई थोड़ा मुझे लगता है स्लो आ रहा है, और जब मैं फोन ऑन करता हूँ फोन का नेटवर्क तो फोन आने लगते हैं। ठीक है, तो हम जब मूर्तिकला की बात करें तो धार्मिक और लौकिक दोनों दिखाइएगा, और कुछ अपनी बात की कह दीजिएगा विचारधाराओं के माध्यम से। जैसे साम्राज्यवादी इतिहासकार कहती है कि भारत में कला तो धर्म की दासी थी। सारी कला किससे प्रेरित होकर बनी है? वो बनी है धर्म से प्रेरित होकर। चाहे आपने मंदिर बनाए हो, चाहे आपने अजंता की पेंटिंग बनाई हो तो वो भी धार्मिक है, आपने मूर्ति बनाई हो तो भी वो आपने शंकर से शाक्त धर्म की बनाई है। तो आपने प्रत्यक्ष रूप से कुछ बनाई नहीं, जो भी बनाया आप धर्म से प्रेरित होकर बनाया। लेकिन हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि नहीं, जो हमारी मूर्ति कला है हड़प्पा की, जो हमारी चित्रकला है, जो पेंटिंग मिली है हमें मृदु भांडों से, नगर बसाए है, जिससे बनाया हमने, वो धर्म से प्रेरित नहीं है, वो धर्म लौकिक की वजह से। मूर्ति कला के बारे में लिख सकते। ठीक है, मूर्ति कला कहाँ से प्राप्त हुई है ये वाला पॉइंट भी लिखिए। ठीक, मूर्ति कला से किस तरह से हम उनका
इतिहास लेकर कर सकते हैं, समाज का, राजनीति का, अर्थव्यवस्था का, ये भी आप लिखिए हड़प्पा की मूर्तिकला के बारे में। ठीक है, अब हड़प्पा की हम चित्रकला की बात करें तो हड़प्पा की चित्रकला हमें उतनी विशिष्ट नहीं दिखती है जितनी हमें गुप्तकाल में दिखती है। गुप्तकाल ने तो इतने बेहतरीन वैश्विक मानकों को प्राप्त कर लिया कि वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। और हड़प्पा की जो सभ्यता की जो पेंटिंग मिली है मुख्यतः में उनकी पॉटरी से, मृदु भांडों से, और वो सामान्य स्तर की है, बहुत ज्यादा उत्कृष्ट नहीं। एक तो हमें बहुत ही अच्छा हमारी संस्कृति की विशेषता है कि कंटिन्यूटी के साथ चलती रही। जब भी आप यूनान का जैसे कल्चर देखोगे तो यूनान में जो एक दर्शन आता है, तो जैसे अरस्तु की जो फिलॉसफी आएगी तो अरस्तु तो अपने प्लेटो की फिलॉसफी को खत्म कर देंगे। जब प्लेटो आते थे तो उन्होंने सुकरात की फिलॉसफी को खत्म कर दिया। मतलब एक साथ में कई सारी चीजें नहीं चलती है वेस्टर्न कंट्री, जबकि इंडियन कल्चर एक ऐसा है कि एक साथ में कई विचारधाराओं को, परंपराओं को, मान्यताओं को समर्थन देते हैं। ठीक है, तो इसी और साथ ही साथ वो कंटिन्यूटी में आगे वो चीजें भी चलती रहती है। जैसे हम देखते हैं कि एक लोकप्रिय कहानी है भारतीय समाज में कि एक लोमड़ी है और वो पेड़ के नीचे खड़ी हुई है, एक लोमड़ी और कौवा की जो कहानी है वो पंचतंत्र में भी उसका विशेष महत्व है। और वो हमें हड़प्पा सभ्यता के विद्वान से, तो इतनी बेहतरीन उन्होंने चित्रकला बनाई। तो जब भी आप चित्रकला की बात करें तो चित्रकला में आप सबसे पहले क्या क्या बताते हैं कि कहाँ पे उन्होंने पेंटिंग बनाई। जैसे गुप्त काल में भित्ति चित्र बने और भीमबेटका में भी भित्ति चित्र बने, पांडु चित्र भी बने बाद में। और यहाँ पे किस तरह के चित्र मिलते हैं, सबसे पहले भीमबेटका में हमने भित्ति चित्र बनाए, हड़प्पा सभ्यता में हमने कौन सी पेंटिंग्स बनाई, हमने मृदु भांडों पर पॉटलिपि बनाई। मौर्योत्तर काल, गुप्त काल तक फिर हमने भित्ति चित्र बनाए, पूर्व मध्य काल में हमने पांडुलिपि चित्रण किया, और आज हम क्या करते हैं, कैसे ग्राफिक करते हैं। तो ये भारत में चित्रकला का कैसे डेवलपमेंट हुआ है आप दिखाएंगे। सबसे पहले बेस दिखाएंगे आप इस चीज पे चित्र बनाते हैं। दूसरा बताएंगे कि चित्र में कौन से रंग प्रयुक्त होते थे। तो रंग जब आप देखोगे तो मध्य पाषाण काल में देखोगे तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता था, लेकिन प्राकृतिक रंग भी कितने उत्कृष्ट स्तर के थे आज तक मिले नहीं। भूकंप आया, पानी आया, चक्रवात आया, सूखा पड़ा, सब कुछ हुआ, भीमबेटका के चित्र नहीं मिले। तो कितना उत्कृष्ट केमिस्ट्री की नॉलेज होती। ऐसे हड़प्पा सभ्यता के मृदु भांडों में पेंटिंग है, इतनी अच्छी पेंटिंग होगी। अभी आप एक पेंटिंग बना दीजिए, दिवाली पे 3 दिन नहीं चलेगी तो मिट जाएगी। हड़प्पा सभ्यता के चित्र आज तक चल, सभ्यता का पतन हो गया लेकिन चित्र शाश्वत। कितना अच्छा उनका ट्रेडिशनल नॉलेज होगा। तो आप कलर बताइए। बाद में जब आप देखते हैं आगे तो केमिकल कलर आ जाते हैं, लेकिन इस काल में हमें प्राकृतिक कलर में। ठीक है, जब हम गुप्त काल की पेंटिंग पढ़ाएंगे तो आपको फ्रेस्को और टेम्परा जैसी जो शैलियां होंगी। तीसरी बात आप बताइए। हाँ सर, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं जो प्राकृतिक कलर हैं, जैसे कि पटना कलम है, उनमें भी प्राकृतिक कलरों का यूज हुआ है, तो सर ये वहीं से है? नहीं, जैसे कि आप पटना कलम वगैरह देखोगे तो अगर उसमें कोई ऐसा प्रभाव आपको दिखता है, किसी इतिहासकार ने, किसी ने कोई शोध किया है और शोध के पीछे उसके फैक्ट, लॉजिक, कंक्लूजन पे है, तो आप लिख सकते हैं। नहीं, इतिहास में कुछ भी मनगढ़ंत नहीं लिखा जाता। और अगर सर जैसे कि वहाँ पटना कलम में जो कलरों का यूज होता था सर, वो प्राकृतिक कलर से बनाते थे। जैसे कि सर जो गाय का गोबर होता है उससे बनाते थे, जो पत्तियां जो होती है वहां से कलर बनाते थे प्राकृतिक कलरों को। तो सर मैं उसको कनेक्ट करने की बात कर रही थी कि मतलब कि पटना कलम में तो है। बिल्कुल, इनका कहना बिल्कुल ठीक है कि सर हमें कोई भी चीज कनेक्ट करके लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो पहले तो अगर आप पूरी इतिहास में सिर्फ आप प्रमाणिक बातों को लिखिए, क्योंकि अगर आप ऐसी बात प्रमाणिक नहीं है और लिखने लगे तो वो माइथोलॉजी और साहित्य और लिटरेचर की स्टडी आ जाएगी। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि नहीं चीजें बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही और हमें थोड़ा सा लिखना चाहिए, तो आप ऐसा लिखिए ऐसा हो सकता है। ओके, ऐसा लिखिए कि ऐसा हो सकता है, तो इतना लेवरेज जो है आपको दिया जाता है, एग्जामिनर देता है कि अच्छा है, ये अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप सब्जेक्ट देखिए कि सब्जेक्ट क्या लौकिक है क्या धार्मिक है, उन सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है,
किन क्षेत्रों से क्या सामग्रियां आपको प्राप्त हुई, उसका वर्णन कीजिए। इस तरह से आपकी चित्रकला। चित्रकला के बाद आते हैं प्रदर्शन कला, परफॉर्मिंग। तो परफॉर्मिंग आर्ट में सबसे पहले आप किसके बारे में बात कर लीजिए, डांस के बारे में बात कर लीजिए। तो डांस का सबसे अच्छा उदाहरण आपको मिल जाता है किसका, डांसिंग। तो डांसिंग गर्ल में भी आप कह सकते हो यूपीएससी ने बिल्कुल फ्री में क्वेश्चन पूछ लिया। और लोखंडी जो है मुद्रा का संबंध किससे, चित्रकला से, मूर्तिकला से। तो आप यहाँ पे समझे त्रिभंग का संबंध किससे है, डांस से। आज भी कहते हैं बॉलीवुड में कि ठुमका लगाना, ठुमके पे गाना कहाँ से क्या है, तो ठुमका त्रिभंग आ जाती है। ठीक है, तो डांस के बारे में आप कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि भारत जो है एक विविधतापूर्ण समाज है, यहाँ के लोग उल्लास में जीवन जीते थे, तो डांस वगैरह। ठीक है, तो डांस के बारे में आप वहां से जो है मोहनजोदड़ो से लेके अब आप जब डांस कहोगे तो सीधी सी बात है कि आप सीधा वहां इस तरह से अपने आंसर को कर सकते हैं कि किसी भी समाज में या किसी भी क्षेत्र में डांस तो अकेला होगा नहीं कि आप आए और आके डांस करने लगे। डांस के साथ म्यूजिक भी तो होगा, संगीत भी तो होगा नृत्य के साथ। आप बारात में नृत्य करते हैं तो उसके साथ संगीत भी होता है कि नहीं? बिल्कुल सर। ऐसे तो ये चीज जब आप एग्जाम में लिखते हो तो एग्जामिनर कहता है बहुत ही गहराई के स्तर पर बहुत सी सामान्य चीज को देख के ये लिख रहा है। देखो आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, ना तो आप लिपि पढ़ पाए हो, और संगीत का तो आपको प्रमाण भी नहीं मिल सकता। संगीत का कहीं से प्रमाण मिल सकता है आपको? नहीं मिल सकता है। तो आपको ये चीजें वहां पे थोड़ा जोड़ तोड़ के लिखनी पड़ेगी कि सर ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है कि जहाँ पर नृत्य होगा वहां पे संगीत भी होगा, और जब संगीत होगा तो संगीत में वाद्य यंत्र भी होंगे। अब भले हमारे पास प्रमाण नहीं है, ये बात लिख दीजिए, हमारे पास प्रमाण नहीं है वाद्य यंत्रों का, तो प्रमाण तो सिंधु घाटी सभ्यता का भी नहीं था। तो क्या सिंधु घाटी सभ्यता नहीं थी? 1921 में प्रमाण मिला हमें, ये तो 1920 में। इस तरह से अपनी बातों को सिद्धि। तो ये क्या होगी आपकी परफॉर्मिंग आर्ट। उसके बाद आप बताइए मृदुभांड के बारे में कि ये क्या करते थे। इनकी जो मृदुभांड होते थे, इन्होंने मिट्टी के मृदुभांड दिए, मिट्टी के मृदुभांड को जब पकाते थे तो वो लाल रंग, और लाल रंग के मृदुभांडों पर जब ये काले रंग से पेंटिंग करते थे। आज भी जब आप जाओगे नेशनल म्यूजियम, अगर आपको जाने का मौका मिले तो अवश्य चले जाइए, उसमें ज्ञान का बिल्कुल भंडार है। तो वहां आप देखेंगे तो वहां इस तरह की आपको पोर्ट्रेट मिल जाएगी। पोर्ट्रेट में ये क्या करते थे कि जैसे, और पोर्ट्रेट दोनों टाइप की मिलती है, चाक की भी और हाथ से भी। तो इन्होंने चाक और हाथ की दोनों की पोर्ट्रेट बनाई। मृदुभांड तो समझते होंगे ना, ये तो नहीं समझाना है ना। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन तो आप सब समझते ही होंगे आशा टाइप में कि मिट्टी के बर्तन पानी रखने के लिए बनाते हैं, अनाज रखने के लिए बनाते हैं, खाने का सामान रखने के लिए बनाते हैं। तो वहां पर हम देखते हैं कि जब ये मिट्टी का बर्तन लेके पकाते थे तो पकाने का तो लाल हो जाता, और लाल होने के बाद उसमें ब्लैक कलर से पेंटिंग कर दिया हमें उनके मृदुभांड के भी साथ और चित्रकला के भी साथ। ठीक है, उसके बाद ललित कला भी होगी। तो इन सब पक्षों पे आप ललित कला को भी एक्सप्लेन करिए। आप पपेटरी वगैरह को अगर आपको लिखना है और बहुत ज्यादा हमें प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन लगता है कि आपको आपके आंसर में कम शब्द बचे, आपको आंसर भी कंप्लीट करना है, तो फिर आप क्या करिए कि जैसे जादू है, सर्कस है, पपेटरी है, कठपुतली। आजकल यूपीएससी कठपुतली को बहुत ध्यान दे रही है, तैयार है ना, क्वेश्चन आने वाला है तो कहना ये भारतीय संस्कृति के, भारत में मनोरंजन के साधन के अभिन्न अंग रहे हैं। निश्चित है कि भारतीय सभ्यता में भी हो। ठीक है, अब हम लोगों ने जब आर्ट पढ़ ली तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, साहित्य की। तो साहित्य में हमारे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हड़प्पा की लिपि पे हमेशा से क्वेश्चन, हड़प्पा की लिपि के बारे में सीधा क्वेश्चन आ जाएगा और एकदम आंखें बंद हो जाएंगी क्या लिखा। तो हड़प्पा सभ्यता की जो है लिपि के बारे में, स्क्रिप्ट के बारे में विशेष अध्ययन कीजिए कि स्क्रिप्ट जो है इनकी मोहरों से मिली है, और इनकी जो स्क्रिप्ट है वो हमें कहाँ से मिली है। एक अभिलेख मिला है, कोई बताएगा कहाँ से अभिलेख है? एक अभिलेख पे इनकी कुछ लाइनें मिली हैं, 8-10 लाइनें, उसमें भी इनकी लिपि मिली है। वो अभिलेख कहाँ पे मिला है, कोई बोलिए।
कोई बोलिए हड़प्पा सभ्यता में एक अभिलेख मिला है जहाँ से उनकी लिपि की जानकारी मिलती है, वो अभिलेख किस स्थान से मिला है, यही तो क्वेश्चन आएगा पेपर में। भोगज कोई कहाँ है? भोगज कोई जो है वो तो एशिया माइनर अभिलेख है जहाँ से हमें आर्यों की जानकारी मिलती है। हम तो बता रहे हैं भारत का पहला अभिलेख है जिनमें हड़प्पा सभ्यता की लिपि की जानकारी मिली है, लेकिन वो अपठित है, अभी तक हम उस लिपि को पढ़ नहीं पाए। तो आप बताइए भारत में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से वो अभिलेख मिला है? कोई बताएगा? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2015-16 में वहां का दौरा भी किया था, वो अभिलेख भी पढ़ा है। आप लोग थोड़ा सा जागरूक बनिए, बहुत ज्यादा स्टडी करने की जरूरत है, अध्ययन बढ़ाइए 15-16 ठीक है। तो धौलावीरा में हमें एक साइन बोर्ड मिला है, कुछ लोग साइन बोर्ड कह रहे हैं, कुछ अभिलेख कह रहे हैं, बात तो एक ही, वहां से हम लिपि की जानकारी। और कई भारत में एक से एक लोग आए भारत में विदेशों में जिन्होंने कहा कि मैंने हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ ली, लेकिन बाद में उनके सारे दावे मिथ्या सिद्ध हुए। तो ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में आ सकता है। साहित्य के बारे में आप बहुत ज्यादा लिख नहीं पाएंगे क्योंकि साहित्य की आपको जानकारी नहीं, कुछ ऐसा मिला ही नहीं। उसके बाद हम लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में। तो हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में जब भी लिखना हो तो धर्म में क्या लिखेंगे? ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। तो जब आप हड़प्पा सभ्यता की धारा देखेंगे तो ज्ञान मार्ग हमें दिखता है। ज्ञान मार्ग के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होती है? उनके पुरोहित की मूर्ति से। पुरोहित दिख रहे हैं कि अर्ध जो है वो उनकी आंखें आदि बंद है, वो कुछ ध्यान कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हो सकता है कि वहाँ ज्ञान मार्ग की ज्ञान मार्ग की धारा उस समाज में विकसित होती है जो समाज मानसिक रूप से बहुत परिपक्व होता है, जिनका प्रखर मस्तिष्क होता है। जैसे कि हमारा जो औपनिषदिक चिंतन, हमारी जो वेदांत और नव वेदांत की परंपरा है, तो इसका मतलब इनके यहाँ ज्ञान मार्ग होगा। ज्ञान मार्ग के साथ जो कुछ इतिहासकारों ने मूर्तियों की बात की है, जो मूर्ति वगैरह मिली है हमें, इनके यहाँ एक अभिजनन पंथ की मूर्ति मिलती है। अभिजनन पंथ एक कल्ट है, वो ऐसा कल्ट है वो जैसे मानता है कि फर्टिलिटी की बात करता है। वो कहता है जैसे कि जो महिलाएं होती है उनमें फर्टिलिटी होती है, वो सभ्यता संस्कृति को आगे बढ़ाती है, उसी तरह हमारी जो मूर्ति होती है वो भी जो है उपजाऊ होती है, उसके साक्ष्य में मिलेगा। और कहीं ना कहीं वो शाक्त परंपरा की जो शाक्त कल्ट है उसकी तरफ मिलेगा। तो हड़प्पा सभ्यता की जो है भक्तिवादी धर्म का भी हमें यहाँ से पता चल जाता है, ज्ञान मार्ग की। और कर्मकांडी का भी पता चलता है। कर्मकांड का पता कहाँ से चलता है? जो काली बंगन से हमें यज्ञ के साथ जुड़े कर्मकांडी धर्म। प्रकृतिवादी धर्म, प्रकृतिवादी धर्म जब लिखे तो थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देते हैं कि प्रकृतिवादी धर्म हुआ क्या। कि स्टार्टिंग के दौर में जब हम देखते हैं कि मनुष्य का बहुत अधिक विकास नहीं हुआ, तो जो प्राकृतिक सत्ताएं थी उनका दैवीकरण कर दिया। जैसे कि हम देखते हैं कि मनुष्य ने ये सोचा कि जब कभी सूरज निकलता है तो गर्मी होती है, कभी सूरज की रोशनी हमें अच्छी लगती है, कभी सूरज की रोशनी हमें खराब लगती है, कभी वर्षा जब होती है तो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे वातावरण में ठंडक हो जाती है, शरीर में ठंडक हो जाती है, पेयजल मिल जाती है। कभी वर्षा विनाश कर देती है, तो कभी पवन में शीतलता देती है, तो कभी दिन में पवन गर्मी देती है। तो मनुष्य इन चीजों को समझ नहीं पाया, तो उसने क्या किया? प्राकृतिक सत्ताओं का दैवीकरण कर दिया। ठीक है, तो ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता के समय इन्होंने क्या किया? प्राकृतिक सत्ताओं का दैवीकरण कर दिया होगा। ये जापान के शिंजो धर्म में, भारत के वैदिक धर्म में ये चीजें। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका धर्म जो है, इनके धर्म में हम देखते हैं कि ये प्राकृतिक चीजों की पूजा करते हैं। ऊपर वाले बैल की पूजा करते हैं, पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं, स्वास्तिक के चिन्ह मिले। एक मूर्ति मिली जिसे आद्य शिव की मूर्ति कहा जाता है। और आप ये बहुत ही रोचक जानकारी है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति का मूल यही था कि वो आद्य शिव की जानकारी लेना चाहते।
जो मार्शल थे पुरातत्वविद, वो उन्होंने क्या किया कि एक मूर्ति देखी और उस मूर्ति पे उन्होंने एक, आप देखना गूगल पे सर्च करना, गूगल पे आपको एक मोहर मिलेगी और उस मोहर को जब आप देखेंगे तो एक व्यक्ति बैठी हुई है, उनके सीने चारों तरफ 4 जानवर हैं। कभी कभी पेपर में जानवरों के नाम भी आता जाते हैं, ठीक है। तो उनकी भी पूजा होती थी। उसे उन्होंने मार्शल ने आद्य शब्द माने पुराने शिव, उस शिव का भी साक्ष्य मिलता है, हमें शैव धर्म का भी साक्ष्य मिलता है, प्राकृतिक पूजा भी मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता के धर्म के बारे में ये सारी चीजें। अब हड़प्पा सभ्यता के समाज की बात करते हैं, तो जब भी हमने कहा कि किसी भी समाज की बात करें तो पहले दिन ही हमने आपको एक नोट्स भी दिया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो, आपने नोट किया हो तो ग्रुप में हमने नोट्स दिया था शुरुआत में कि जब भी आप समाज को पढ़ते हो तो समाज को पढ़ने के कुछ मापदंड होते हैं। जैसे अब हड़प्पाई समाज की बात कर रहे हैं, तो समाज को जब भी पढ़ें तो पढ़ें कि देसी और विदेशी संस्कृतियां आपस में कैसे मिल रही हैं। जैसे भारतीय सभ्यता में कहा गया वसुदेव कुटुंबकम, वायु पुराण में श्लोक किया अयोनिज परोवर्ती गणना लघु चेस नाम तो उदाचरित नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। तो आप ये देखिए कि आज जब आप सोसाइटी देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की, तो पढ़ेंगे भारतीय मूल के 4 लोगों पर मारपीट की, भारतीय मूल के ड्राइवर को मार दिया बेटे, पाकिस्तान मूल के व्यक्ति के साथ भेदभाव किया, अमेरिका में ब्लैक्स के साथ भेदभाव किया। तो ये क्या है, ये बता रहा है कि देसी और विदेशी संस्कृतियां आपस में मिलजुल के नहीं रह रही हैं। लेकिन हड़प्पा सभ्यता में हम देखते हैं कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट भी है, मंगोलाइट भी है, और हथियार भी नहीं मिले हैं। हथियार नहीं मिले इसका मतलब क्या है, वो लोग लड़ते नहीं। ज्यादा हथियार मिलते होते इसका मतलब ज्यादा लड़ते नहीं। तो जब भी किसी सोसाइटी के बारे में लिखें तो पहला क्या लिखें कि देसी विदेशी संबंध। जब भारतीय समाज के बारे में लिखें तो उसमें एक दूसरा पॉइंट आप लिखते हैं कि आज अनाथ संबंध कैसे, जैसे उत्तर भारत और दक्षिण भारत के लोगों के संबंध कैसे। विजयनगर काल में जाएंगे तो उत्तर भारत के लोगों को बड़वा कहते थे, उनके साथ व्यवहार होता। आज भी दक्षिण भारत का समाज ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण में बटा हुआ है, पूरा मूवमेंट चले बड़े इंडिया में आप लोग पढ़े थे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आप ये पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट आप महिलाओं की दशा पढ़ते हैं समाज में, ठीक है। पहला देशी विदेशी, दूसरा आदरणा, तीसरा महिलाओं की स्थिति। तो सिंधु घाटी सभ्यता की महिलाओं की दशा पे 4-6 पॉइंट लिखने होंगे तो लिख लेंगे कि किताब से पढ़ के लिख पाएंगे, बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं की स्थिति के बारे में लिखना होगा तो लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? जी सर। समझिए, उनकी जैसे कि आपको जब लिखना होगा तो आप तो पुरातात्विक प्रमाणों के आधार पर लिखेंगे ना, तो कैसे लिखेंगे? नर्तकी की मूर्ति, मूर्तियां, अभिजनन पंथ की पूजा, ठीक है। 14 आप लिखते हो भारतीय समाज के बारे में तो वर्ण व्यवस्था के बारे में, 5वां जाति व्यवस्था के बारे में, 6वां शिक्षा के बारे में, 7वां स्वास्थ्य के बारे में, 8वां 16 संस्कारों के बारे में, 9वां पुरुषार्थों के बारे में, आश्रम के बारे में। ये 12-14 पॉइंट लिखता ही आपके समाज के सारे आयाम कवर हो जाएंगे। कोई दिक्कत है? अब आप समझे, किसी भी का समाज आपको पढ़ना हो, समझना हो, आज का समाज कैसे पढ़ेंगे? आज का समाज भी अगर आपको देखना है, आपसे कह दिया जाए वर्तमान भारतीय समाज पर चर्चा करें तो क्या क्या लिखेंगे? भाई देशी विदेशी संबंध कैसे हैं, आज अनार्य संबंध कैसे है, महिलाओं की दशा क्या है, दास की दशा क्या है, जाति व्यवस्था कैसी है, वर्ण व्यवस्था कैसी है, 16 संस्कार कैसे हैं। 16 संस्कारों के नाम याद है किसी को? 16 संस्कार कैसे हैं, 4 पुरुषार्थ कैसे हैं, 4 आश्रम कैसे हैं, विवाह कैसे होती है, तलाक कैसे होते हैं, उत्तराधिकार कैसे होता है, ये सब तो लिखेंगे। परिवार कैसे होते हैं, ये सारी चीजें तो आपको लिखनी है। कोई भी आयाम छूटने ना पाए। एग्जामिनर को पता नहीं क्या पसंद आ रहा हूँ और आप छोड़ दो। कोई मुझे 16 संस्कार के नाम बता सकता है? आप लोग पढ़ते हैं आप? हाँ, कोई बताइए। जी सर। बताइए सर करवाना। हेलो। हाँ, कौन अपनी बता रहे सर मैं बताऊं? सर आप बता रहे हैं? आप बताइए। मैं बताती हूँ। सर
सर इसमें जो गर्भाधान आता है और सर इसमें नामकरण, जातक कर्म और सर इसमें निष्क्रमण और सर इसमें कर्णवेधन जो होता है 5 और सर विद्यारंभ की बात की जाती है इसमें और सर विवाह अंत्येष्टि होती है, विवाह होता है, उपनयन संस्कार। वेरी गुड। और ये आपको पूरे भारतीय समाज में लिखना है, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। गौरव जी आप बताइए। सर एक पूरा संस्कार याद नहीं है आप लोगों को? सर समावर्तन, हाँ केशांत अथवा गोदान, उपनयन संस्कार, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, निष्क्रमण और सर बाद बाकी सर इन्होंने बता ही दिए सर। लेकिन आपने क्या किया? इन्होंने क्रम से नहीं बताया। माइक बंद कर दीजिए। जब भी बताएं तो पूरा क्रम से बताएं। सर मैं क्रम से बताऊं सर? मैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब आप लोग अपना माइक ऑफ कर लीजिए। तो 16 संस्कार के बारे में लिखें तो क्रम से तो लिखें। अब पहले अंत्येष्टि करा दी, बाद में विवाह कराए, तो कैसा लगेगा? कैसा ब्यूरोक्रेट है कि पहले मनवाना है किसी व्यक्ति को जीवन में, फिर उसका विवाह करा रहा है, और विवाह जब हो गया उसके बाद उसकी शिक्षा करा रहा है, उसके बाद चूड़ाकर्म हो रहा है, उसके बाद गर्भधारण हो रहा है। क्रम से बताइए। जैसे बताइए गर्भधारण है, पुंसवन है, सीमांतोन्नयन है, जात कर्म है, अन्नप्राशन है, चूड़ाकर्म है, ठीक है, नामकरण है, निष्क्रमण है, समावर्तन है, विवाह है, अंत्येष्टि। उसके बाद और इसे अच्छे से बताइएगा। पता कैसे? ऐसे बताइएगा जन्म के पहले, जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु के बाद। भारत की जीवन शैली देख रहे हैं, जन्म से पहले भी संस्कार है और मृत्यु के बाद भी संस्कार है। जन्म के पहले कौन कौन से संस्कार है? गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, 3 संस्कार जन्म के पहले हो गए। 12 संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक हो गए, और 16वां संस्कार अंत्येष्टि मृत्यु के बाद हो गया। कितना अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। ये बच्चा IAS बन के, IFS बन के कहीं विदेश में रिप्रेजेंट करेगा तो कैसे बताएगा चीजों को? एकदम सामने वाले को क्रिस्टल क्लियर हो जाए और सारी चीजें आ जाए। ऐसे बताइए और याद करिएगा, थोड़ा कठोर परिश्रम करके पूरा संस्कार याद कर लीजिएगा। विवाह के 8 प्रकार याद कर लीजिएगा, हर जगह काम में आएंगे। इंडियन सोसाइटी में भी काम में आएगा, एथिक्स में भी आएगा, निबंध में भी आएगा, इतिहास में आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख दोगे तो आपका समाज हो जाएगा। अब समाज के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? सभ्यता की। जब अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था में हमने आपको बताया कि ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपल तरीके से क्या लिखना है? प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में क्या आता है? कृषि, पशुपालन और खनन, माइनिंग, ये तो आता है। तो जब आप कृषि के क्षेत्र में लिखें तो क्या बताएं कि कृषि क्रांति तो नवाश्मक काल में ही हो गई थी। मॉर्टिमर व्हीलर कह रहे थे, भूपेंद्र सिंह कह रही थी केंद्रीय विकास है, आई ना वो थ्योरी काम में कि कृषि क्रांति तो पहले ही हो रही थी। इस समय तो उस क्रांति अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। इतना ज्यादा एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया कि लोग ट्रेड, कॉमर्स करने लगे, शिल्प व्यवसाय करने लगे। तो अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र बता देंगे। जब आपने कृषि बता दी तो आप पशुपालन बताएंगे। अब पशुपालन कैसे लिखेंगे? जैसे आप लिखिए, हमने बताया था आधे शिव के पास में 4 जानवर है, बफेलो है, हॉर्स है, एलिफेंट है, लॉयन है। ठीक है, अब ये 4 जानवर जब हैं तो इसका मतलब क्या है? पशुपालन भी होगा और ये सारी चीजें नियंत्रण में होगी। जब सुरपोतदा से घोड़े के प्रमाण मिले हैं तो इसका क्या मतलब है कि घोड़ा क्या होगा? घोड़े का भी पशुपालन होता होगा, यातायात परिवहन। जब आपको बैलगाड़ी की मूर्ति मिल रही है तो बैलगाड़ी की मूर्ति ये नहीं है कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है और नेशनल म्यूजियम में जाके रख ली। बैलगाड़ी की मूर्ति का मतलब है कि बैलों से एग्रीकल्चर होती हो, जुताई बुड़ाई बढ़िया से हो रही हो। गलत कह रहा हूँ? ऐसे लिखना है कि नहीं?
हाइपोथेसिस से आंसर। तो आप बताइएगा उन्हें कि पशुपालन के बारे में बताइएगा, माइनिंग बताइए, माइनिंग के रूप में बताइए कि जैसे खेतड़ी पकड़ा से तांबा आता था, कर्नाटक कोला से सोना आता था, तेलखड़ी के पत्थर आते थे अफगानिस्तान। तो माइनिंग होती होगी तभी तो आते होंगे, तो खनन उद्योग में भी लोगों को रोजगार मिलते होंगे और टेक्नोलॉजी हाई स्किल की होगी। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में ये सारी चीजें लिख देंगे। फिर सेकेंडरी चीजें लिखिए, सेकेंडरी चीजों में लिखिए विभिन्न प्रकार के शिल्प इनके डेवलप होंगे। जैसे कांसे का शिल्प डेवलप होगा, तभी तो कांसे की इतनी बेहतरीन मूर्ति बना दी, इतनी बड़ी जो है मूर्ति है डांसिंग गर्ल की, इतनी क्लासिक मूर्ति है। तो जब शिल्प कला आपका बहुत उत्कृष्ट स्तर का होगा तब बना पाए होंगे, कोई नौसिखिया तो। अगर आप पीएसएलवी बनाते हो इसका मतलब 40 साल से आपका इसमें बेहतरीन काम कर रहा होगा, इसका मतलब सालों से उनकी कला ऐसी होगी कि इतने कम रिसोर्सेज में उन्होंने इतनी अच्छी मूर्ति बना दी। तो जो है कांसे का शिल्प बहुत अच्छा उद्योग बताइए, सोच के उद्योग लिखिए। ठीक है, उसके बाद अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र लिखिए व्यापार वाणिज्य। व्यापार वाणिज्य आप देखिए कहाँ से, मेसोपोटामिया से, मिस्र से इनका इंटरनेशनल ट्रेड होता था। इंटरनेशनल ट्रेड लिखिए और डोमेस्टिक ट्रेड लिखिए कि डोमेस्टिक ट्रेड होता था कहाँ से, मेहरगढ़ से हो रहा है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से जम्मू, जम्मू से बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से फाटा, फाटा से पंजाब, पूरे क्षेत्रों में इनका ट्रेड हो रहा है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है। अब जब ट्रेड होता होगा तो ट्रेड में क्या होता होगा, ये ट्रेड में क्या करते थे, मोहरें बनाते थे। तो तब उस समय क्या था कि कॉइन्स नहीं आए थे, मुद्रिका व्यवस्था नहीं आई थी, तो बार्टर सिस्टम चलता था, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम माने एक्सचेंज सिस्टम, माने वस्तु विनिमय प्रणाली, हमने कुछ वस्तु आपको दी, कुछ वस्तु आपको। ठीक है, तो ये भी चलता होगा। तो ये तो गुड्स का ट्रेड हो गया। गुड्स के बाद सर्विसेज का भी तो ट्रेड होता हो। एक इंटेलेक्चुअल वर्ग ऐसा होगा जो लोगों को पढ़ाता होगा, तो जब पढ़ाता होगा तो फीस भी लेता होगा। कई लोग हेल्थ सर्विसेज देते होंगे, उसकी फीस भी तो लेते होंगे। तो सर्विस सेक्टर कैसे ग्रोथ कर रहा है आप देखते हैं। गरीबी बेरोजगारी के बारे में लिखिए। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था के उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद इनका रूट बताइए, इनके ट्रेड रूट बताइए, कहाँ से कहाँ कैसे ये ट्रेड कर। तो इससे आपके क्या है, सारे आर्थिक आयाम स्पष्ट हो जाएंगे। और वहीं पे एक मैप बना दीजिए, कैसे कैसे ये ट्रेड कर रहे हैं, किन चीजों का ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड रूट का मैप बना दीजिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था के विभिन्न आयामों पर हमने चर्चा कर ली। अब हम लगभग हमारे सारे आयाम कवर हो गए। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। इतनी बड़ी सभ्यता का पतन होना, इस पे आज तक लगभग 100 साल हो गए, 1921-22 में खोल हुई, आज तक इस पे व्यापक विचार विमर्श बहस हो रही, स्पष्ट नहीं। तो हम इसके सिंधु घाटी सभ्यता के पतन पर चर्चा करते हैं अपनी क्लास आज पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम पतन की बात करते हैं तो सबसे पहले साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने यहाँ पर काम किया था, हमने आपको बताया। तो साम्राज्यवादी इतिहासकार क्या कहेंगे कि इनका जो है पतन हो गया। पतन कैसे हो गया, आर्यों के आक्रमण, आर्यों का आक्रमण हुआ और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो जब इतिहासकार कोई भी बात कहता है तो उसके पीछे अपने लॉजिक देता है, तो लॉजिक दिया, लॉजिक जब देगा तो लॉजिक के पीछे फैक्ट भी देगा। एफएलसी है ना, लॉजिक के पहले तो फैक्ट आएगा ना इतिहास में, फैक्ट लॉजिक कंक्लूजन। तो जब इन्होंने बताया कि आर्यों के आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया तो इतिहासकारों ने पूछा आप ये बात कैसे कह सकते हो, क्या मनगढ़ंत कहानी है क्या? नहीं, हमारे पास प्रमाण दिए इन्होंने। तो इन्होंने बताया एक हड़प्पा 37 कल्चर था। उस कल्चर में हम देखते हैं हमें कुछ ऐसे शव प्राप्त हुए कि जिन शवों का पूर्णतः अंतिम संस्कार नहीं हुआ, पूर्णतः अंतिम संस्कार नहीं। जब आपको कुछ 40-50 ऐसे शव मिलते हैं जिनका पूर्णतः अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इसका क्या मतलब है? तो ये मतलब है कि कुछ समस्या आई है। अगर नॉर्मल लाइफ में कोई व्यक्ति मरता है तो मरते समय हम लोग उसका दाह संस्कार तो करते हैं, चाहे समाज हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे इस्लाम। लेकिन कोई अगर बड़ी आपदा आ जाए तो नहीं करते। जैसे कोविड-19 में लाशों को बहा दिया गया, इसका मतलब समस्या थी ना, हमारी पैंडेमिक।
तो इसी तरह उन्होंने कहा कि जब आर्यों का आक्रमण हुआ तो इनके साथ मारपीट हुई, संघर्ष हुआ और ये लोग मर गए। तो इसका क्या मतलब है, आर्यों का। दूसरी बात इन्होंने बताई कि 1700 में आर्यों का आगमन, 1700 में सभ्यता का विनाश हुआ, उसी समय आर्यों का आगमन। तीसरा तथ्य इन्होंने दिया, ऋग्वेद में एक शब्द मिलता है पुरंदर और वृद्धहंता। पुरंदर शब्द के विश्लेषण में इन्होंने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग होते थे पुर बनाते थे और इंद्र जो है आर्यों का सेनापति है और उसने पुर माने दुर्ग को तोड़ दिया। तो जब उसने दुर्ग को तोड़ दिया तो मतलब संघर्ष हुआ होगा और तभी तो दुर्ग को तोड़ा गया है, तभी तो दुर्ग को तोड़ा गया है, उसे पुरंदर का। और इन्होंने कहा कि भाई सभ्यता का एकाएक पतन हुआ। एकाएक पतन का मतलब है कि आप लोग अगर मोहनजोदड़ो पिक्चर देखे होंगे ऋतिक रोशन की, तो उसमें भी एक ऐसा सीन था कि जहाँ पे उसने 40-50 सब देखे और वो एकदम निर्मित हो गई। हड़प्पा 36 संस्कृति को वहां दिखाया गया था। इतने सारे सबको देख के विचलित हुआ वही सारे सब। तीसरी बात इन्होंने कहा कि हड़प्पा सभ्यता में हमें कुछ गड़े हुआ धन मिलता है, आभूषण मिलते हैं, गहने मिलते हैं। गड़ा हुआ धन मिलने का क्या मतलब है, गड़ा हुआ धन मिलने का मतलब है कि कोई आपदा आई होगी, कोई आक्रमण हुआ होगा और लोग अपना धन गाड़ के चले गए और वो मिला है। इसका मतलब क्या है, अब जब इन्होंने ये तर्क दिए तो साम्राज्यवादी क्या दिखाना चाहते थे कि भारत में आज अनार संस्कृतियों का आक्रमण हुआ और आज बाहर से आए। ये इनका मूल मोटिव था। इस मोटिव के चक्कर में उन्होंने इतिहास को किया। लेकिन बाद में कुछ शोध आए तो शोध में उन्होंने ये कहा कि आप ये बताइए 1700 1750 में सभ्यता का पतन हुआ और आप कहते हो मैक्स मुलर यार 1500 में, तो 250 साल का अंतर कहाँ है। दूसरी बात, पुरंदर का मतलब पुर को तोड़ने वाला होता है, ये व्याख्या आपने कैसे कर दी, कहीं पे लिखा है। तीसरी बात, 12,99,600 किलोमीटर की सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर की सभ्यता थी। 13 लाख वर्ग किलोमीटर की सभ्यता थी। रामचंद्र शर्मा कहते हैं अपनी किताब से बात करते हैं, आज के पाकिस्तान से बड़ा, आज के पाकिस्तान से बड़ी सभ्यता थी, दुनिया की नंबर 1 सभ्यता थी। एक कबीला आके उसे खत्म कर देगा। आधे कबीलाओं के रूप में आए, ये भी तो मैक्स मुलर ने कहा है। तो एक कबीला आएगा, कबीले में कितने आदमी होते हैं, 100-200, चलो बड़ा कबीला था, 1000 मान ली, और बड़ा था 10,000 मान ली। 10,000 लोग आके सभ्यता को समाप्त कर देंगे ना। तो ना उस सभ्यता जो हजारों सालों से चली आ रही, जिसने ऐसे प्रतिमान खड़े कर लिए जो 21वीं सदी में खड़े नहीं कर पाए, एक कबीले ने आके सभ्यता को खत्म कर दिया। अगली बात, जो 40 सब आप देख रहे हो, उन सबों में अगर संघर्ष हुआ होता तो झूठ के भी तो निशान होते, झूठ के भी तो निशान होते, हो सकता है बीमारी से मरे। तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं साम्राज्यवादी इतिहास का मैनिपुलेट कर रहे हैं इतिहास का। उन्होंने एक ऐसी थीम दे दी कि आर्यों का आक्रमण हुआ और पक्ष में ऐसे प्रमाण दे दिए, लेकिन उन प्रमाणों को एक कबीला आके उसकी बड़ी सभ्यता को समाप्त कर देंगे। तो कोई बात हुई कि भूटान गया और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को खत्म कर दिया जाएगा। तो ये जो बात है खारिज हो गई। तो जब ये बात खारिज हो गई तो फिर विभिन्न तरह के लॉजिक आए। लॉजिक ऐसे आए कि कुछ लोगों ने कहा कि बाढ़ आई, ठीक है, मार्शल ने कहा कि बाढ़ आई, बाढ़ से पतन। तो बाढ़ के जब वो साक्ष्य देंगे तो वो कहेंगे कि हमें गाद मिली है, जो है मोहनजोदड़ो से गाद मिली है। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई बाढ़ आई है, उनकी बात भी एक्सेप्ट कर ली। लेकिन फिर किसी ने कहा कि बाढ़ नहीं है, बहुत बड़ा जल प्लावन था, बहुत बड़ा जल प्लावन था। क्योंकि बाढ़ जो आई, बाढ़ तो आती रहती थी, आज भी पंजाब के क्षेत्र में बाढ़ आती है, 7-7 नदियां, बाढ़ नहीं आएगी। लेकिन बाढ़ पे तो वो नियंत्रण करना सीख ही गए थे, तब तो 1000, 2000, 3000 साल से सभ्यता एग्जिस्ट कर रही थी, नए प्रति बड़े करती थी। ये सिर्फ बाढ़ नहीं है, ये कोई भारी जल प्लावन है। तो उन्होंने कहा कि जल प्लावन है, ऐसे साक्ष्य भी मिले जल प्लावन के, मतलब जल प्लावन का पानी भर गया। तो जल प्लावन के जब साक्ष्य मिले तो किसी ने कहा कि नहीं, आज से 4000 साल पहले यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक हुआ है।
प्लेट टेक्टोनिक कैसे हुई कि आज से 4000 साल पहले जो आप राजस्थान से जो हम लोगों का पहाड़ वाला जो इलाका है वहाँ देखोगे रेगिस्तान है, लेकिन उस समय नहीं था। तो ऐसा देखा गया कि जब यहाँ प्लेट टेक्टोनिक की घटना हुई तो जो सरस्वती नदी है वो निकलते हुए कहाँ पे जाती थी, अरब सागर में जाती थी। और अरब सागर में आते हुए आप थोड़ा सा आप अपने भूगोल पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, इंडिया का मैप देखिए। तो एक जो नदी थी सतलज, सतलज पहले किसमें मिलती थी, सतलज मिलती थी सरस्वती। एक ये बात रखी गई, बहुत ही अच्छी काम की बात रखी गई, बहुत ही अच्छी से। सतलज नदी जो है सरस्वती में या घग्गर हाकरा में मिलती थी, और जो यमुना नदी थी वो मिलती थी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को शाश्वत जल की प्राप्ति होती थी। लेकिन जब प्लेट टेक्टोनिक की घटना हुई तो वो जगह उठ गई। वो जगह जब उठ गई तो सतलज कहाँ चली गई, सिंध में मिल गई, और यमुना किस में मिल गई, सरस्वती नदी का जल भी कम हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, सूखा पड़ा। ठीक है, तो सूखा पड़ने से क्या हुआ, कई लोगों की डेथ। कुछ लोगों ने कहा कि क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज कैसे हुआ कि बहुत ज्यादा उपभोक्तावादी भौगोलिक संस्कृति थी, वो पेड़ों को जलाएगा, पकी ईंटों को बनाएगा। और जब ये सारे काम किए गए, पकी ईंटों को बनाया गया, जलाए गए, तो तब क्या हुआ, तो सभ्यता का पतन हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि बीमारियां हुई, कुछ लोगों ने कहा शहर डूब गए। तो क्या निष्कर्ष निकाला गया कि इन्हीं सब कारणों की वजह से सभ्यता का पतन हो गया। कहीं पे बाढ़ आ गई, कहीं पे जल प्लावन हो गया, कहीं पे सूखा हो गया, कहीं पे क्लाइमेट चेंज हो गया, कहीं के लोगों को क्या हो गई, कहीं के लोगों को बीमारी हो गई। और ये कहा गया कुछ ऐसे भी नगर थे, जैसे कि अफगानिस्तान की 2 सिटी थी जिसे सिंधु घाटी सभ्यता की कॉलोनी कहा जाता है। कोई बताएगा अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थानों का नाम? अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 शहर थे, कोई इसका नाम बताएगा? दीपा तिवारी जी, आप बताएंगे? इसको से बलूचिस्तान तो पाकिस्तान के दक्षिणी क्षेत्र है। हम कह रहे अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल थे। यही आ जाए फ्री में या मेंस में क्वेश्चन। राहुल भारद्वाज, तो कोई था, एक्सीलेंट, सोर्ट भाई था। और बबीता कुंडी, रिकॉल नहीं हो रहा सर, पढ़ा तो है पर। ओके, दीक्षा सारस्वत, हरिओम, यस सर। हाँ, अफगानिस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 स्थल थे, उनका नाम बताएंगे? एक इन्होंने बताया गया सुमती गई जी सर नॉर्थन अफगानिस्तान में सर ये, और एक तो सर ऑक्सस रिवर के सर पास में होती है सर। हाँ बिल्कुल सही बता रहे, नॉर्दर्न अफगानिस्तान में ऑक्सस नदी घाटी के पास। लेकिन कौन सा स्थल है वो? सर वो ध्यान नहीं आ रहा सर मुझे, पढ़ा तो था सर। कविता सारस्वत जी, आप बताएंगे? आप लोग पढ़े लेते हैं बिल्कुल। सॉरी सर नहीं आ रहा है। एक कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिमांड। पहले उस लायक बनिए तब आपको पद मिलेगा। आप लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको देश का सर्वोच्च पद मिल जाए, जिले के सबसे बड़े अधिकारी मिल जाए। वेरी गुड। मुंडीकाक, सोतुगई और मुंडीकाक 2 स्थल। तो मैंने इनका नाम क्यों लिखा, क्योंकि इतिहासकार कहते हैं कि कॉलोनी थी, यहाँ से ट्रांजिट ट्रेड होता था, यहाँ से कच्चा माल आता था। तो जब सभ्यता का पतन हो गया तो जो उनकी कॉलोनी थी उनका तो पतन हो ही जाएगा। समझ रहे हैं ना कि भाई जब सभ्यता का पतन हो गया और सभ्यता पे सोच गई और मुंडीकाक जैसे अफगानिस्तान के शहर निर्भय तो उनका पतन हो गया। तो इन सब बातों का आप क्रक्स क्या समझे हो? क्रक्स आप ये समझो कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ वो तो क्रमिक हुआ और विभिन्न कारणों से हुआ।
मतलब एकाएक नहीं हुआ कि रातों रात एक कबीला आया, 1000, 2000, 10,000 आदमी आया और सभ्यता को लेके खत्म हुई थी। अगले दिन से एक नई सभ्यता आ गई, आगे सब ऐसा नहीं। सिर्फ कई सालों में विभिन्न कारणों से, बाढ़ से भी हुआ, सूखे से भी हुआ, क्लाइमेट चेंज से भी हुआ, हर तरह के साथ से हमारे बीरबल साइंस इंस्टीट्यूट जो लखनऊ है उसने भी शोध की। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया। अब अगली क्लास में एग्रीकल्चर स्टार्ट करें। आप लोग खूब पढ़िए, खूब पढ़ के आइएगा अच्छे से। ठीक है।